अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे खबरों में। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने आज शिलांग में चुनाव प्रचार के दौरान अपने ऊपर हो रहे व्यक्तिगत हमलों का जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने यहां पर कहा कि कांग्रेस कहती है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, जबकि देश कह रहा है कि मोदी तेरा कमल खिलेगा। प्रधानमंत्री ने आज नागालैंड और मेघालय में रैलियां की। शिलांग में उन्होंने रोड शो भी किया। प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि कांग्रेस पूर्वोत्तर को एटीएम की तरह इस्तेमाल करती थी, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है, बीजेपी इस क्षेत्र के 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी मानती है। यहां शांति और विकास के लिए लगातार काम कर रही है। और वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये निराशा के गर्त में डूबे लोग ये कह रहे हैं, माला जपते जपते कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन देश कह रहा है, हिंदुस्तान की आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है, मोदी तेरा कमल खिलेगा, मोदी तेरा कमल खिलेगा। कांग्रेस के नेताओं को जेब भरने के लिए हमेशा नॉर्थ ईस्ट को एटीएम ही माना, एटीएम की तरह यूज किया। हम नागालैंड को, नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को कांग्रेस की तरह एटीएम नहीं, बल्कि हमारे लिए तो ये अष्टलक्ष्मी है, अष्टलक्ष्मी है। इस अष्टलक्ष्मी को भारत की ताकत मानते हैं। अब बात कांग्रेस की। कांग्रेस में मिशन 2024 के लिए रणनीति बनाने में कांग्रेस जुट गई है, इसलिए पार्टी के रायपुर अधिवेशन में आज से मंथन शुरू हो गया है। वहीं कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों के लिए चुनाव नहीं कराया जाएगा, बल्कि इसके लिए सदस्यों को नामित किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सदस्यों को नामित करेंगे। डिटेल से समझते हैं इस पूरी खबर को पल्लवी से। पल्लवी जी, बताएं क्या कुछ डिटेल्स हैं आपके पास? 3 दिन का ये अधिवेशन है और इन 3 दिनों में एक खाका तैयार किया जाएगा 2024 के चुनाव के लिए। 2 सबसे बड़ी और अहम बात निकल के आई है। सबसे पहली बात ये है कि कांग्रेस कार्यकारिणी की समिति जो है, जो सबसे टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है और जिसे एक कांग्रेस प्रेसिडेंट को भी उनका पावर मिलता है, उस पर चुनाव नहीं होंगे, यानी कि अब नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के चुने हुए लोग इसमें शामिल होंगे या जो गांधी फैमिली के लॉयल रह चुके हैं उनको शामिल किया जाएगा ज्यादातर, क्योंकि अगर उनको शामिल किया जाता है तो इसका मतलब साफ हुआ कि भले ही अध्यक्ष कोई भी हो, लेकिन दबदबा और पावर गांधी परिवार के हाथ में, यानी कि राहुल गांधी के हाथ में रहेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है। जब मैं रायपुर की सड़कों से गुजर रही थी और जब मैं अधिवेशन के साइड पे जा रही थी, जितने भी पोस्टर्स थे और होर्डिंग्स थे, उनमें ज्यादातर तस्वीरें राहुल गांधी की और भारत जोड़ो यात्रा का लगा हुआ था। तो संदेश साफ है कि भारत जोड़ो यात्रा को आधार बनाया जाएगा 2024 के एक ब्लूप्रिंट या खाका के लिए। दूसरी बड़ी बात यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बात साफ कह दिया कि 2024 में हम बीजेपी को बिल्कुल ही हरा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक ऑपोजिशन अलायंस की जरूरत है। लेकिन ऑपोजिशन अलायंस कांग्रेस की अगुवाई में ही होगी। अब दिक्कत यह है कि तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या चाहे बीआरएस जो केसीआर का पार्टी है, ये इनका मतभेद है कांग्रेस के साथ। कांग्रेस का मानना है कि ये तीनों पार्टियां बी टीम है बीजेपी का, और इन तीनों पार्टियों का मानना यह है कि कांग्रेस का साथ देके हमें राजनीतिक तौर पे नुकसान होगा, क्योंकि जो एंटी बीजेपी और एंटी कांग्रेस वोट है वो सिर्फ हमारे खेमे में तभी जा सकता है अगर हम कांग्रेस के विरोध में खड़े होते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस भले ही एक अगुवाई की बात करे, ऑपोजिशन अलायंस की बात करे, लेकिन क्या ऑपोजिशन यूनिटी हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात यह भी है कि कांग्रेस अगर चुनाव पे चुनाव हारती जाती है, क्या कोई भी पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस के लीडरशिप को मानने के लिए तैयार रहेगी? जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका पल्लवी जी। और अब बात करते हैं मार्केट की। मार्च सीरीज के पहले दिन बाजार में आज उतार चढ़ाव रहा। निफ्टी लगातार छठे दिन गिरावट पर बंद हुआ। सेंसेक्स 142 अंक गिरकर 59,464 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 45 अंक गिरकर 17,466 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा बिकवाली मेटल शेयरों में रही, तो वहीं ऑटो, रियलिटी, एफएमसीजी शेयरों में आज दबाव रहा।
सीपीएसई, एनर्जी और पीएसई इंडेक्स बढ़त पर आज बंद हुए। शेयर बाजार की चिंता क्या है और आखिरकार बाजार कहां फंस गया है, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात गुजरात सरकार की, जिसने आज 2023-24 के लिए 3,01,000 करोड़ का बजट पेश किया है। जनता के ऊपर कोई नया टैक्स यहां पर नहीं डाला गया। इंडस्ट्री और साथ ही माइनिंग के लिए 8,579 करोड़ का एलोकेशन यहां किया गया। बजट में गुजरात सरकार ने दावा किया है कि पिछले 8 साल में देश को 32 लाख करोड़ का निवेश हुआ है, जिसमें 57% हिस्सा गुजरात का है। बजट में 2000 पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसें खरीदने का प्रावधान किया गया। ईवी पॉलिसी को सपोर्ट करने के लिए 217 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया। इसके साथ ही एमएसएमई सेक्टर के लिए 5 काउंसलिंग बनाने का ऐलान भी आज बजट में किया गया। साथ ही साथ इंडस्ट्री के अलग अलग सेक्टर्स के लिए भी खास योजनाओं का ऐलान इस बजट में आज हुआ है। छोटे बड़े कारोबार को गुजरात में बजट से क्या मिलने वाला है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता केतन जोशी ने बातचीत की गुजरात के उद्योग मंत्री बलवंत सिंह राजपूत से। आप भी सुने। गुजरात के इंडस्ट्री मिनिस्टर इस वक्त हमारे साथ है। आइए हम बजट को लेकर उनसे बात करते हैं। सर, पहली आपकी प्रतिक्रिया बजट को लेकर, कैसा है बजट? बजट में आज की तारीख में 1 रुपया भी गुजरात सरकार ने कर डाला नहीं है। उसके साथ साथ उद्योग में आज हमारा जो कापड़ है, टेक्सटाइल पार्क, उसमें 1500 करोड़ रुपया से ज़्यादा की जोगवाई की है। छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं उसमें भी 1500 करोड़ रुपए की जोगवाई की है। उसके साथ साथ जो हमारा बल्क पार्क सबसे बड़ा है, उसमें पण सरकार ने 100 करोड़ की जोगवाई की है। हमारे यहाँ छोटे छोटे उद्योगों की बहुत फरियाद रहती थी, उसकी काउंसिल 1 से बढ़कर 5 बनाई है, जिसके कारण छोटे छोटे लोगों का प्रश्न उकेल सके। गुजरात में 1 रुपये का कर रेट डाल करके गुजरात का विकास था, सबका ये उद्योग यहाँ आए, ऐसी पूरी व्यवस्था गुजरात सरकार ने की है। उसके कारण रोजगार की भी बढ़ेगी और गुजरात आगे बढ़ेगा। तो वाइब्रेंट कई सालों से नहीं हुआ है, तो और एमओयू भी अभी साइन हो रहे हैं, तो इस बजट से क्या उस क्षेत्र को भी बल मिलेगा? जो एग्जिस्टिंग प्लेयर है और नए प्लेयर है वो भी यहाँ पर आएंगे, इससे रोजगार बढ़ेगा? चौकस आएंगे। थैंक यू सर। तो ये थे बलवंत सिंह राजपूत, जिनका साफ कहना है कि गुजरात में उद्योग आएंगे। ये बजट है वो काफ़ी प्रोत्साहक है और आने वाले दिनों में गुजरात औद्योगिक रूप से और आगे बढ़ सकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। और पिछले कुछ सालों में ऐसा देख